अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की 14 जुलाई 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 लॉन्च होने वाला था। चारों तरफ खुशियां, हर लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 लॉन्च हो रहा है। इसका बजट टोटल 650 करोड़ रुपए लगाया गया था। भारत में जहां एक तरफ बेरोजगारी अभी भी कुछ कम नहीं है, तो भारत सरकार 650 करोड़ रुपए लगाकर चांद पर जाने की क्यों सोच रही है, जबकि इस 650 करोड़ रुपए से भारत की और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और बहुत सारे गरीबों की मदद हो सकती है। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब एक न्यूज रिपोर्टर ने भारत की किसी मंत्री से पूछा, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नासा वालों को बहुत बहुत बधाई क्योंकि उन्होंने चंद्रयान-3 लॉन्च किया। कुछ लोग बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति बैठकर चंद्रयान-3 पर गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे देश के साथ साथ पूरा विश्व भारत के चंद्रयान-3 के चांद के साउथ पोल पर उतरने का जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के अलावा राजस्थान सरकार के एक मंत्री का वीडियो भी खूब ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में मंत्री जी चंद्रयान-3 पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कह गए जिनकी जमकर किरकिरी हो गई। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो ये भी बयान दे दिया कि जब हम चांद को देख सकते हैं तो उस पे जाने की क्या जरूरत है, कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पर। वो अपने भारत देश में या फिर और भी किसी अलग देश में सारे नागरिकों तक ये खबर को पहुंचा देते, क्योंकि इस सैटेलाइट के जरिए जो भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती हैं उनको पता चल जाता है। और इसी के कारण सभी देश के लोग स्पेस साइंस पे इतना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और रुचि रख रहे हैं। ये तो बात हो गई भाई कि चलो नागरिकों को सेवा मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है,
लेकिन इससे 650 करोड़ रुपए वाला फंडा टीनू जी अभी भी समझ नहीं आ रहा। 650 करोड़ रुपए लगाकर भारत सरकार को क्या फायदा हो रहा है? देखो, मैं बता देना चाहूंगा, 650 करोड़ रुपए है तो बहुत बड़ी अमाउंट, मगर अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत कम है। क्योंकि आज के समय हमारे देश में 1000 करोड़ की तो फिल्में बन जा रही है। मतलब एक जहां फिल्म जितने हाई बजट में बन रही है, उससे भी कम बजट में हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर दे रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका, रूस और भी बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट को हमारे देश के साइंस रिसर्च सेंटर इसरो के द्वारा स्पेस पर भेजने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए भारत देश अच्छा खासा रकम वसूलती है। अगर बात करूं 2014 से 2019 तक की थी, तो 1245 करोड़ इसरो ने दूसरे देशों के सैटेलाइट को भेजने के बदले पैसे वसूल किए। और अगर बात करूं 2019 से 2021 तक, तो इन्होंने कमाई की है 3 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये थी इसरो की कमाई। अब क्या सच में 650 करोड़ रुपए लगाकर ये इसी कमाई की बात हो रही है? तो बिल्कुल नहीं। रियल खजाना तो अभी छुपा हुआ है। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लाते हैं एजुकेशनल वीडियो। अब मैं आपको रियल बताता हूँ कि स्पेस की तो बातें हो गई, सैटेलाइट की तो बातें हो गई, मगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि 650 करोड़ रुपए लगाकर चांद पर एक रोबोट भेजने की क्या जरूरत, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी? तो देखो, चांद पे वैज्ञानिकों को ना बर्फ पाने की आशंका है। अगर वहां पे बर्फ पाया गया तो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वहां पे जीवन की भी खोज की जा सकती है। और उसी बर्फ को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी ऑक्सीजन को ईंधन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। रॉकेट और उपग्रह जो स्पेस में जाएंगे उसको वहीं से डायरेक्टली ईंधन सप्लाई का काम हो जाएगा। लेकिन क्या अभी भी हम पूरे रियल पॉइंट पे आ चुके हैं? तो नहीं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। आखिर इतना खर्च करके पूरी दुनिया में दूसरे ग्रहों पे जाने की होड़ क्यों लगी? ये होड़ लगी हुई है तो इसके पीछे बस एक सिंपल सा कारण है, वो है खनिज संपदा। जी हाँ, जो धरती पे बहुत रेयर मात्रा में पाई जाती है, वैसे खनिज दूसरे ग्रहों पे भरपूर मात्रा में, जिसमें से जो पहला खनिज संपदा है वो है रेयर अर्थ मेटल। ये क्या है? ये इसके जरिए ना एनर्जी को जनरेट करने के लिए सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। एनर्जी मतलब करंट, बिजली। अब किसी भी देश के विकास के लिए बिजली का कितना बड़ा योगदान है ये तो आप जानते ही हो। अब अगर ये रेयर अर्थ मेटल भरपूर मात्रा में चांद पे भी पाने की आशंका है, ये दूसरे ग्रहों पे, अगर ये हमें मिल जाती है तो बिजली बहुत ज्यादा बन सकती है। दूसरी जो खनिज संपदा है वो है टाइटेनियम। अब टाइटेनियम क्या होती है? ये दुनिया की सबसे मजबूत धातुओं में से एक, मगर सबसे हल्की धातु, जिससे अगर ये भरपूर मात्रा में जिस देश को भी मिलती है उस देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हवाई जहाज, रॉकेट और बड़े बड़े शिप इसी धातु से बनते हैं। क्योंकि ये हल्के होते हैं बट बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए हवा, पानी और स्पेस में भी बहुत आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। अब तीसरी, हीलियम 3। आप लोगों ने बैलून को आसमान में उड़ते कभी ना कभी तो देखा होगा। आप जानते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है? हीलियम 2। अब चांद पे हीलियम 3 के पाने की भी बहुत ज्यादा आशंका है। हीलियम 3 बिजली को उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब कोयला से जो बिजली उत्पन्न होता है उससे तो बहुत सारा वेस्टेज होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होती है। लेकिन हीलियम 3 का कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अगर इस हीलियम 3 भरपूर मात्रा में भारत को मिल जाती है तो इससे बहुत ज्यादा बिजली कंडक्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कितना ज्यादा? मात्र 80 ग्राम। मात्र 80 ग्राम हीलियम 3 से ना पूरे महाराष्ट्र को बिजली दे दिया जा सकता है। आप सोच सकते हो। और अगर बात करूं पूरे भारत में अगर 1 साल तक हीलियम 3 के जरिए अगर बिजली देना है तो कितना बिजली हीलियम 3 खर्च होगा? मात्र 30 टन। मात्र 30 टन में पूरी इतने बड़े भारत को साल भर तक बिजली दिया जा सकता है। सोच सकते हो आप जरा, 30 टन मतलब 1 ट्रक कोयला। यहाँ से एक विधानसभा में बिजली नहीं सप्लाई किया जा सकेगा।
ये है हीलियम 3 की पावर। अगर ये भरपूर मात्रा में किसी भी देश के हाथ लगती है तो वो दूसरे देश को ये सारी खनिज संपदा बेचकर बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है, जिसके सामने 650 करोड़ तो छोड़ो, लाखों करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएंगे। अब मैं जो चौथा खनिज संपदा का नाम लेने वाला हूँ वो दुनिया का सबसे महंगा खनिज संपदाओं में से एक है, यूरेनियम। क्या होता है यूरेनियम? यूरेनियम की पावर आप इसी से समझ सकते हो कि अगर एक बाइक में 2 किलो यूरेनियम डाल दिया जाए तो हजारों साल तक ये चल सकती है बिना पेट्रोल के। ये इसकी पावर है। अगर इसकी पावर अभी भी नहीं समझ आई तो मैं बता देना चाहूँगा, परमाणु बम में यूरेनियम का ही यूज किया जाता है। हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया गया था, जहाँ के लोग आज भी बोलते हैं अपंग पैदा होते हैं, एक बार गिराया गया था, तो पता है उसमें कितना यूरेनियम का यूज किया गया था? 6 किलो 400 ग्राम मात्र। अगर किसी परमाणु बम में 100 किलो यूरेनियम का यूज हो जाए तो सोचो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। आज भारत से बाकी देश क्यों डरता है? क्यों उसके दुश्मन मुल्क उनसे डरते? क्योंकि हमारे पास परमाणु शक्ति है, उसमें यूरेनियम का यूज। और ये सारी खनिज संपदा दूसरे ग्रह पे भरपूर मात्रा में पाए जाने की आशंका है। अब सबसे मजेदार बताऊं, मैं हूँ झारखंड से। जितने भी झारखंड वासी है लाइक कर देना, क्योंकि इतनी खतरनाक यूरेनियम जो है वो हमारे झारखंड में पाई जाती है। लेकिन दुख की बात ये है कि यहाँ पे ना लो क्वालिटी की यूरेनियम होती है, इसलिए इसका बहुत हाई यूज नहीं किया जाता है। तो हमारा झारखंड भी खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। जितने भी झारखंड वासी है इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। अब जरा आप सोचो कि अगर आप किसी दूसरे ग्रह पे ये सारी खनिज संपदाएं मिल जाती हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी हाई हो जाएगी। शायद आई होप कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए इतनी ज़्यादा पैसे खर्च और इतनी ज़्यादा होड़ क्यों लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वैसे एजुकेशनल वीडियो जो आपके चारों ओर घटित तो हो रही है, बट उसके बारे आपको बहुत ज़्यादा डीप जानकारी नहीं है। थैंक यू।